हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाए थे और हमने 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी किए थे। हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग और आज इस क्लास के अंदर मैं इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो कि रिमेनिंग रह गए थे आगे कंटिन्यू करने वाला हूं और साथ ही आप लोगों को सिखाने वाला हूं कुछ एजम्पशंस भी जिसे हम अकाउंटिंग एजम्पशंस कहते हैं। तो जानने के लिए क्या है अकाउंटिंग एजम्पशंस और प्रिंसिपल ऑफ रिमेनिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और नेक्स्ट आप लिखिए मेरे साथ में बच्चों, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल या कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है। हिस्टोरिक प्रिंसिपल या कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई भी एसेट है तो उस एसेट को हम उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट या फिर उसकी जो वैल्यू जिस पे हमने परचेज किया था उस पे हम उसके ऊपर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई एसेट जो है वो परचेज किया है, ठीक है जी। किसी ज़माने में आपने उसको परचेज किया था 5 लाख रुपए का और अब जो उसकी वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो हम किस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख रुपए से। यानी कि जो उसकी वैल्यू है, हिस्टोरिक कॉस्ट है या फिर जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब बात दरअसल यहाँ पे आती है कि सर हम इसकी मार्केट वैल्यू जो है क्या बिल्कुल नहीं दिखा सकते। अब दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लैंड परचेज किया है और उस लैंड को आपने इस साल परचेज किया है 70 लाख रुपए का और 70 लाख रुपए से इसकी वैल्यू करीब 2 महीने के अंदर ही 90 लाख तक पहुंच गई है। तो आप इसको 90 लैक्स को अंडर ब्रैकेट लिखेंगे और आउटर कॉलम में 70 लैक्स लिखेंगे, जिससे कि किसी भी पर्सन को यह पता लग सके कि आपने इसको कितने रुपए में परचेज किया है, इसकी एक्चुअल बुक वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी एक्चुअल परचेज वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल के अंदर आप लोग लिखिएगा, द एसेट आर रिकॉर्डेड, द एसेट्स आर recorded in the books of account at cost price। यानी कि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसके ऊपर ही आप इसको लिखेंगे एट कॉस्ट प्राइस। वी कैन प्रोवाइड information about market value in inner column। यानी कि आप इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको आप दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक लैंड परचेज किया, लैंड परचेज फॉर 70 लैक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वॉज रुपीज 90 लैक्स, 90 लाख पे पहुंच गई एज ऑन करीब 2 महीने बाद। यानी कि 1/6/2 या 3 जो भी आप कहें, 2019 को इसकी वैल्यू जो थी वो 90 लाख रुपए पहुंच गई। तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, it should be
रिकॉर्डेड एज लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर लैंड, जो भी ये चीज़ हो, जो भी ये चीज़ हो उस वैल्यू पे उसको उसी के नाम से जाना जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों लैंड, और आउटर कॉलम में हम लिखेंगे कितना, 70 लैक्स, और इनर कॉलम में विद इन ब्रैकेट हम लिख देंगे कि ये इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 90 लैक्स रुपीज़ है, 90 लैक्स रुपीज़ है। तो हमारा जो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है, हमारा 8th प्रिंसिपल है, कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे को जो भी एसेट्स हमने परचेज किए हैं उसको हम एट कॉस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ ही क्यों ना जाए। हाँ जी, एक बात और है कि अगर कोई फॉल इन वैल्यू होती है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट होती है, तो हम उसको डिडक्ट करके अमाउंट लिख सकते हैं, यानी कि जिसे कि हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ये जो है 9th प्रिंसिपल है हमारा, और इस प्रिंसिपल का नाम है, आपको एक्यूरेटली यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रिंसिपल का नाम है बच्चों ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के ना दो पहलू होते हैं। भाई आप लोगों को अपनी बुक का नाम तो अच्छे से मालूम होगा, आप लोगों को अपनी बुक का नाम अच्छे से मालूम होगा। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, आपकी बुक के आगे क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग आपकी बुक है। तो कभी आपने सोचा इस बारे में कि इसका नाम ऐसा क्यों है? भाई ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है ना, हमारी वो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है दो एस्पेक्ट्स के ऊपर, ड्यूअल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिनका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना, ये बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो मैथ्स के अंदर प्लस या माइनस रखते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि डेबिट एंड क्रेडिट वही इंपॉर्टेंस रखते हैं अकाउंट्स के अंदर जो कि मैथ्स के अंदर प्लस या माइनस रखते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर आपने प्लस या माइनस नहीं सीखा तो सोचने वाली बात है आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस है मैथ्स का। ठीक इसी तरीके से अकाउंटिंग का बेस है डेबिट एंड क्रेडिट, और हमारा ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है ये इसी बात को कहता है। क्या कहता है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शन है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। यानी कि सोच करके देखिए कि अगर आपने कोई चीज़ मुझे दी तो मैंने उस चीज़ को लिया, दो तरफा एस्पेक्ट्स हुए, दो पहलू हुए हमारे पास में कि आपने दिया और मैंने उसको लिया। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हम कहते हैं, अब किसी भी ट्रांजैक्शन को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई गुड्स परचेज की है, मैं इसी चीज़ को वापस से दोहराता हूँ, मैंने कुछ गुड्स परचेज की हैं। अब गुड्स परचेज करने पे क्या होगा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। मैंने जो गुड्स को परचेज किया है मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा और मेरा कैश घट जाएगा, यानी कि जेब से पैसा चला गया और चीज़ें आ गई। तो हमने क्या किया, मनी को कन्वर्ट कर लिया गुड्स के अंदर, मनी को कन्वर्ट कर लिया गुड्स के अंदर, और इसी चीज़ को हम डेबिट और क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पता चलेगा आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स के अंदर के डेबिट एंड क्रेडिट में कैसे काम होता है। फिलहाल के लिए हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती जिसके कि सिंगल इफेक्ट्स होते हों। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अब आप मेरे साथ में इस चीज़ को लिखिएगा, इस चीज़ को लिखिएगा, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू
aspects named debit and credit। मतलब ये डेबिट और क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, रेड पेन से मैंने आप लोगों के लिए इसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है जी, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसा कि हमने बताया कि डेबिट और क्रेडिट का बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे दो चीजें हैं, एक तो गुड्स और दूसरा कैश। यानी कि दो एस्पेक्ट क्या हुए कि हमारी जो गुड्स हैं बच्चों वो बढ़ गई और कैश जो था वो घट गया। कितने से? 50,000 रुपीज़ से। इफेक्ट क्या पड़ा? घटने और बढ़ने का 50,000 रुपीज़ का इफेक्ट पड़ा है। यानी कि स्टॉक बढ़ गया है 50,000 रुपये से और कैश घट गया है 50,000 रुपीज़ से। तो ये था हमारा क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान है और बिना ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, अकाउंट्स के अंदर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है 10th प्रिंसिपल, वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है ये इनकम, या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं क्या? राजस्व। रिकॉग्नाइज करने का मतलब आप लोगों को पहचानना अच्छे से मालूम है, और प्रिंसिपल मतलब हमारा सिद्धांत। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? हमारा कहता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। यानी कि क्या हमारी इनकम है इसको हम रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल हमारे एक्रूवल बेसिस पे है, हमारी एक्रूवल अजम्पशन, जो कि अभी इस क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक वैसा ही है ये हमारी प्रिंसिपल भी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो आप इसके साथ में लिखिएगा सेम एज इन एक्रूवल एजम्पशन। सर हमें तो मालूम ही नहीं है कि एक्रूवल एजम्पशन क्या होती है और हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी नहीं मालूम है। तो भाई आप अगर एक को समझ लेंगे तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि मुझे कोई इनकम आनी थी। मान लीजिए कि मुझे कोई इनकम आनी थी। मैंने क्या किया? 1/4/2019 अपना अकाउंटिंग ईयर ले लिया। ठीक है, अब मैंने बैंक में ना कुछ पैसा डिपॉजिट किया हुआ था। मैंने क्या किया हुआ था? बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया हुआ था और बैंक से मुझे क्या मिलना था जी? इंटरेस्ट मिलना था। तो जो इंटरेस्ट मिलना था वो मुझे 1 साल के लिए मिलना था। मैंने मनी कितनी डिपॉजिट की? मैंने मनी डिपॉजिट की बैंक में कितनी? मान लो 5 लाख रुपए। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो था कितना? 10%, यानी कि 5,000 रुपीज़। 10%। उन्होंने मुझे क्या वादा किया था? उन्होंने मुझे वादा किया था कि यदि आप हमारे यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो आपको 10% जो है पर एनम का अमाउंट मिलेगा। तो उन्होंने मुझे, बैंक ने मुझे कितना देना था? 5,000 रुपये। लेकिन बैंक ने मुझे 31/12/2019 तक कुछ पैसे दिए और इसके बाद में उन्होंने कहा, यानी कि बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2019 तक के पैसे आपके बकाया हैं, यानी कि वो उन्होंने मुझे नहीं दिए। तो यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन बना ली है। अब कितना पैसा उन्होंने मुझे दिया था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
उन्होंने मुझे दिया था बच्चों 3750, इस टाइम पीरियड के अंदर 3750 मुझे उन्होंने दिया था। और रिमेनिंग पैसा कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना बकाया था, कितना अभी मुझे मिलना बाकी था, 1250 रुपये। 1250 रुपये जो कि रिलेटेड थे कहाँ से, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। मैं अपना एग्जाम्पल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने मनी डिपॉजिट की बैंक में 50,000 और मेरा जो इंटरेस्ट बनता था वो था कितना, 5,000, जो कि था 10%। अब उन्होंने मेरे को, बैंक ने मेरे को 31/12/2019 यानी कि दिसंबर के महीने तक 3750 ही दिए, और बैंक ने ये माना कि 1250 उन्होंने मुझे अभी देने हैं, बैंक ने देने हैं, यानी कि मुझे रिसीव होने हैं। तो कब तक का इंटरेस्ट है ये, 31 मार्च 2020 तक का है, ये 2020 तक का है। तो ऐसा इंटरेस्ट 1250 मेरे लिए क्या है, एक तरीके का एसेट है कि मेरे को फ्यूचर में रिसीव होगा। फ्यूचर के होने वाले बेनिफिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसेट्स कहते हैं। अब सोच करके देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करना चाहिए, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ये नंबर 1 ऑप्शन, यानी कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये अमाउंट है 3750, क्या ये अमाउंट है 1250, क्या ये अमाउंट है 5,000। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जो हमें रिसीव हो गया है हम उसी को अपना आंसर बनाएंगे। नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है 5,000 रुपीज़, और ये इस वजह से है क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो एक्चुअल इनकम है, जो आपने एक्चुअली कमाया है, उस अमाउंट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो अमाउंट जो हमने कमाया है। तो मैं यहां लिखता हूं, अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, आरआरपी। ठीक है जी, एज पर आरआरपी, विच इज ₹5,000, the amount which is actually earned। ठीक है जी, तो हमने अर्न बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में चीज़ें लिखनी होती हैं, ना कि रिसीव बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे, ना कि रिसीव बेसिस पे या फिर हम कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बेसिस पे। तो हमें क्या लिखना है, हमें अर्न बेसिस पे लिखना है कि हमने कमाया कितना है। इस साल के दौरान हमने कमाए हैं 5,000, सूनर और लेटर वी विल डेफिनेटली गेट इट, क्योंकि हमें इसका पूरा अधिकार है, हमें इसका पूरा अधिकार है। ठीक है, तो अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस चीज़ को आप लिखिएगा मेरे साथ में, यहीं पे लिखेंगे हम, इसी पेज पे, सेम पेज पे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीरियड ऑफ इन the period in which it is earned actually। जब ये अर्न किया गया था, इररिस्पेक्टिव का मतलब इस चीज को दरकिनार करते हुए, मतलब इस चीज से अलग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द
fact whether it is received और नॉट, यानी कि आपने इसे रिसीव किया या नहीं किया इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अर्न बेसिस पे। और हमारी एक्रूअल एजम्पशन भी सेम ही बात कहती है, जब हम एक्रूअल एजम्पशन पढ़ेंगे तो हम इस चीज को भी देखेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा 10th प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। और इसके बाद में हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है उसको हमने करना है। ये प्रिंसिपल हमारे लिए क्या है, रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग के, कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये जनरल प्रिंसिपल है। 11th प्रिंसिपल है हमारा वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे। देखो बच्चों, ऐसा है कि वेरीफाइएबल का मतलब क्या है कि वेरीफाई करना, यानी कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसी भी चीज को, यानी कि पुख्ता सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में उस चीज को, उस ट्रांजैक्शन को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए समझ करके देखिए कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं और आपने उसका बिल नहीं लिया, सुना होगा आपने बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स के अंदर बोला जाता है कि बिल ज़रूर लीजिए, ये कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप बिल लेंगे तो आप अपने लिए अच्छा काम करेंगे और आप जो क्या नाम है नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट से रिलेटेड गारंटी या वारंटी का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ऐसा बोला जाता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों बोला जाता है ऐसा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिएगा कि जब आप लोगों ने कोई सामान परचेज किया और आपने उसका बिल नहीं लिया और आपका वो सामान खराब निकला, तो क्या आप एज एन एविडेंस किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये किस शॉपकीपर ने आपको बेचा था। लेकिन वहीं अगर आप उससे प्रॉपर बिल लेते हैं तो प्रॉपर बिल लेने के साथ में सामान खराब होने पे न केवल आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बल्कि अगर रिप्लेसमेंट नहीं करी जाती तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में स्यू भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा ये प्रिंसिपल जो है वो बनाया गया है। क्या बोला गया है इस प्रिंसिपल के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर बोला गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाए, उसका प्रॉपर एविडेंस रखा जाए। अच्छा, अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज चलती है, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपने आपने कोई सामान परचेज किया तो आपको एक बिल इशू किया गया, उसकी एक कार्बन कॉपी या सेकेंड कॉपी, कुछ भी कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में भी रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि रखी जाती है। ठीक है जी, तो जो भी सामान आपने परचेज किया अगर उसके बिल इशू हुए तो उसकी सेकेंड कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखी जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सामान परचेज किया है तो उसके लिए भी वो बिल रखते हैं। ये जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, ये जितने भी बिल्स होते हैं, ये जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये सारे एविडेंस रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ कभी भी किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट की या फिर इनवॉइस की या फिर बिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप एक ऐसा एविडेंस अपने पास में रखिए, एक ऐसा बिल हमेशा अपने पास में हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रखिए जिसको आप ज़रूरत पड़ने पे वेरीफाई कर सकें, जिसको कि आप एज एन एविडेंस सामने रख सकें किसी भी केस में अगर कोई मैटर बिगड़ जाता है तो। ठीक है जी, तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं। देयर मस्ट बी objective evidence of transactions
जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं उसका एक एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस विच इज कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, VERIFICATION, वेरिफिकेशन। ठीक है जी, वेरिफिकेशन दैट इज इनवॉइसेस, बिल्स और सोर्स डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है जी, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, सेकेंड कॉपी, सेकेंड कॉपी मतलब कार्बन कॉपी, सेकेंड कॉपी ऑफ बिल प्रोवाइडेड टू कस्टमर, second copy of bill provided to customer retained by seller in office to show sales transaction, to show sales transaction for accounting purpose, for accounting purpose। ओके जी, ये है हमारा वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल जिसको कि हमने किया। तो ये थे हमारे पास में 11 प्रिंसिपल, 11 प्रिंसिपल जो हमारे पास में, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किए और इस क्लास में पूरे किए। ये प्रिंसिपल आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जो है बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे, विद एग्जाम्पल आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एजम्पशंस। तो आप सबसे ऊपर लिखिएगा अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग एजम्पशंस। भाई ये एजम्पशंस क्या हैं, ये अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होती हैं, पहले तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक नॉर्मल सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि जनरल बातें जितनी भी होती हैं दैट इज़ एन एजम्पशन, यानी कि जो भी चीज़, मैं ये कहता हूँ कि अगर दिन का टाइम है और मैं इस रूम से बाहर निकलता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे रोशनी मिलेगी। तो मैं इस कमरे में बैठा बैठा क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि क्या मुझे अपने साथ एक टॉर्च लेकर के जाना होगा? नहीं, मुझे एक टॉर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और अगर सुबह का टाइम है तो जाहिर सी बात है सनलाइट बाहर होगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में एज्यूम करके चलते हैं फ्यूचर के लिए, तो ऐसी ही कुछ एजम्पशंस जो हैं वो अकाउंटिंग के अंदर भी बनाई जाती हैं। ठीक प्रिंसिपल्स की तरह से हमारी कुछ एजम्पशंस भी हैं कि हम कुछ एजम्पशन, कुछ चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा माना जाता है। तो अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है। तो क्या क्या माना जाता है अकाउंट्स के अंदर, देखेंगे। सबसे पहला है, सबसे पहली हमारी जो एजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। भाई ध्यान से समझिएगा कि कंसर्न का मतलब क्या है। कंसर्न का मतलब होता है बच्चों बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। और गोइंग का मतलब क्या होता है? गोइंग का मतलब होता है जो चलायमान है, जो चलता रहेगा, जो जाता रहेगा। भाई जाता रहेगा से मतलब यहाँ पे चलता रहेगा से है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? चलायमान बिजनेस, यानी कि जो चीज़ चलती रहेगी। तो कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस हम सेटअप करते हैं तो क्या इस इंटेंशन से करते हैं कि आज मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद मैं इसको बंद कर दूंगा? क्या इस
एस्पेक्ट को लेकर के, क्या इस विचारधारा को लेकर के हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं? नहीं। हम क्या सोचते हैं कि आज जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा। तो ये क्या है, हमारी एक एजम्पशन है, ये हमारी एजम्पशन है। इसके साथ ही हमें क्या सोचना पड़ता है कि हम इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिकॉर्ड करेंगे, जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, वो लंबे समय तक चलेंगी, वो लंबे समय तक लेन देन किया जाएगा। यानी कि जब तक मैं हूँ मेरा बिजनेस भी रहेगा और मेरे बाद भी मेरा बिजनेस रहे, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। तो बस ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एक एजम्पशन को नाम देते हैं, जिसका कि नाम है क्या, गोइंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बोलती है कि आप एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अब देखिएगा, एक और बात बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए अगर ये प्रिंसिपल ना हो, सॉरी ये एजम्पशन ना हो कि बिजनेस चलता रहेगा, तो जो भी मैं अपने बिजनेस के लिए परचेज करता हूं, लेट्स से मैं परचेज करता हूं कुछ एसेट्स, या फिर मैं कोई भी चीज़ें परचेज करता हूं और उसको लंबे समय तक के लिए करता हूं। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने कुछ फर्नीचर परचेज किया या फिर कुछ बिल्डिंग परचेज की। अगर ये एजम्पशन हो ही ना, तो फिर क्या मैं इस चीज़ के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि कौन से एसेट लॉन्ग टर्म है और कौन से एसेट शॉर्ट टर्म है, या फिर कौन से एसेट्स करंट एसेट्स हैं या फिर कौन से एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हैं? नहीं कर सकता। तो भाई मेरे को फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि मैं लंबे समय तक जो है अपने बिजनेस को चलाने वाला हूँ। सोचने वाली बात है कि हम लोग अगर अपने कोई भी एसेट परचेज करते हैं, तो अगर हमें ये मालूम हो कि 3 महीने बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्या हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से हैं? नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे एसेट्स 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसेट मेरा करंट एसेट है, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा या फिर एनकैश हो जाएगा। और ये जो मेरा एसेट है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है, जो लंबे समय तक मुझे फ़ायदे देने वाला है, लंबे समय तक मुझे फ़ायदे और गेन्स प्रॉफिट्स देने वाला है। भाई आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, हम ये मानते हैं कि ये जो एसेट्स हैं ये चलते ही रहेंगे। तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ इस चीज़ के बारे में, द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस इज डन on assumption that business will be continued for ever, यानी कि हमेशा के लिए बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। देयर इज नो इंटेंशन टू शट डाउन द बिजनेस, यानी कि बिजनेसमैन की कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि हम जो हैं इस बिजनेस को शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आप लिखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, द डिफरेंस बिटवीन करंट और फिक्स्ड एसेट्स
आर मेड ड्यू टू सेम एजम्पशन। यानी कि अगर ये एजम्पशन ना हो तो क्या लंबे समय के एसेट और क्या छोटे समय के एसेट्स हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट होता है तो ये लंबे समय तक अगर हम बिजनेस चलाने वाले हैं तभी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वरना हम तो सभी को समान मान ले। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड ड्यू टू सेम एजम्पशन। सेम एजम्पशन की वजह से जो है हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने स्टाफ को सैलरी पे की, तो ये क्या है, 12 महीने के अंदर होने वाला, बार बार होने वाला खर्चा है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं अगर मैंने परचेज कर ली कोई प्लांट एंड मशीनरी, तो ये बहुत लंबे समय के लिए किया जाने वाला इकलौता खर्चा है, ये बार बार नहीं होता ये। तो ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जान पाते हैं कब, जब हमें ये विश्वास होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। यदि ऐसा ना हो तो हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर इसको जानने की इच्छा ही ना करें। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास में हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो कि हमने किया। चलो जी, अगला प्रिंसिपल करते हैं। अगला प्रिंसिपल है हमारे पास में कंसिस्टेंसी एजम्पशन। प्रिंसिपल नहीं, एजम्पशन कर रहे हैं आप, प्रिंसिपल मेरे मुंह से इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। तो सेकंड हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब देखिएगा, जब आप ये कहते हैं कंसिस्टेंट है, कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो एक जैसा ही रहता है, एक जैसा रहता है, यानी कि हो सकता है वो कांस्टेंट से बना है। कंसिस्टेंसी हो सकता है कि वो नालायकी में हो या फिर वो जो है वो महारत हासिल करने में हो। तो कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ से हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल हटा देते हैं क्योंकि ये मेरा जो एग्जाम्पल है कई बार स्टूडेंट्स को हर्ट करता है। अच्छा खैर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ। मान लीजिए आपने साइंस के अंदर बार बार पढ़ा होगा कि अर्थ के जो रोटेशन है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि मंडे को जो अर्थ है वो तेज़ घूम रही है और ट्यूसडे को जो है वो हल्की घूम रही है अपने एक्सेस पे। जब भी अर्थ रोटेशन लेती है तो वो कंसिस्टेंट वे में लेती है, यानी कि एक जैसा ही। तो ठीक उसी तरीके से हमारी कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहती है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमें कहती है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग मेथड है, जिस तरीके से हम अपने अकाउंटिंग को रखते हैं, अपने अकाउंटिंग को होल्ड करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो तरीका है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, वो चेंज ओवर नहीं किया जाता। भाई आप सोच करके देखिए, लाइब्रेरी के अंदर जो बुक हैं जैसी उन्होंने एक बार रख दी वैसे ही वो रखते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि आज जो है हम अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे और कल हम जो है स्टूडेंट्स के नाम के ऊपर या फिर डेज के नाम के बेस के ऊपर रखेंगे। तो जो चीज़, जो भी मेथड फॉलो किया जाता है शुरुआत से अंत तक वही फॉलो किया जाता है। अच्छा सर, इसके कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी एजम्पशन ये कहती है कि जो मेथड हम फॉलो करेंगे लास्ट तक हम वही फॉलो करते रहेंगे। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ बेटरमेंट चाहिए हो, कुछ भी बेटरमेंट चाहिए हो, तो हम इस मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोच करके देखिए, पहले जो है ऑफिस के अंदर फाइल्स रखी जाती थी हार्ड कॉपी के वे में, आजकल ऑफिस के अंदर फाइल्स रखी जाती हैं कंप्यूटर के वे में। तो कंप्यूटर जो है वो एक बेटरमेंट है,
वो क्या है, एक बेटरमेंट है, हमारी अकाउंटिंग को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है कि हमारे मेथड एक जैसे रहेंगे हमेशा, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि नंबर वन, हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है और ये हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे अकाउंटिंग के बेटरमेंट के लिए, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। नंबर दो, अगर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली है चेंज करना, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अकाउंटिंग के रूल चेंज कर दिए कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरीके से नहीं मेंटेन करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करने पड़ेंगे। तो देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, लेकिन एक्सेप्शंस भी जो हैं वो अच्छे के लिए ही हैं, गलत काम करने के लिए अलाउड नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए लिखेंगे कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है, अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस is followed year after year, year after years. For example, अब एग्जाम्पल एक और देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। अब ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की वैल्यू में जो है वो गिरावट होना। अब सोच करके देखिए, मान लीजिए कि मैंने अपना कोई ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था करीब 5 लाख रुपए का। अब ये जो ऑफिस फर्नीचर है, क्या 10 साल बाद भी ये 5 लाख रुपए का नहीं रहेगा? क्या ये ऑफिस फर्नीचर 10 साल बाद भी 5 लाख का ही रहेगा? नहीं। आज जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं इसको जब कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जो ऑफिस फर्नीचर है ये धीरे धीरे घिसता रहेगा, घटता रहेगा, इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है, यानी कि हमें रिकॉर्ड करना होता है कि इस साल कितनी वैल्यू कम हो गई। तो डेप्रीसिएशन का मतलब आप लोगों को समझ में आया, फॉल इन द वैल्यू। अब सोच करके देखिए कि हमारे पास में मेथड हैं, अकाउंट मेथड हैं डेप्रीसिएशन के, मेथड हैं डेप्रीसिएशन के। क्या मेथड है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, आने वाली क्लासेस में आपको पता लग जाएगा। तो मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन क्या कहते हैं कि अभी आप मान लीजिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी। तो हमारे पास में दो मेथड हैं और मैंने अपना एक मेथड ऑप्ट किया हुआ था, लेकिन सरकार का जो रूल चेंज हो गया तो मैंने दूसरा ऑप्शन फॉलो कर लिया। यानी कि पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से काम करता था, पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से काम करता था और अब मैं सरकार के बनाए हुए चेंजेस की वजह से डब्ल्यूडीवी की वजह से काम करता हूं। तो यहां पे मैंने एक एक्सेप्शन को ले लिया। सोचिए अगर कानूनी तौर से मेरी गवर्नमेंट ने मेरे रूल्स को मॉडिफाई ना किया होता तो मुझे कंसिस्टेंटली स्ट्रेट लाइन मेथड ही ऑप्ट करना पड़ता। किसके लिए? डेप्रीसिएशन लगाने के लिए, अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने के लिए, यानी कि ये पता करने के लिए कि कितनी वैल्यू से मेरा एसेट डाउनफॉल में गया है। लेकिन क्योंकि अब रूल चेंज हो गया है तो मुझे रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑप्ट करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, सरकार के नियम कानून में परिवर्तन या फिर किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि बेटरमेंट ऑफ अकाउंटिंग के लिए हम इस कंसिस्टेंसी एजम्पशंस को एक्सेप्शनली थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये लीगली अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो हमें कहती है कि हम जो अपने मेथड फॉलो करते हैं
जो हम अपने मेथड फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, चाहे जो भी हों, वो क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। और अब लास्ट है हमारे पास में क्या, अक्रूवल एजम्पशन। और ये बिल्कुल मजेदार एजम्पशन है, अक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन क्या कहती है? सबसे पहले तो हम एक्रूवल का मतलब समझ लेते हैं। आप एक्रूवल का मतलब लिखिए बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस, यानी कि जब ये ट्रांजैक्शन हुई है, जब ये ट्रांजैक्शन बनी है। ठीक है जी, तो हमें एक एग्जांपल के साथ में इसको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने अपने यहाँ पे एक एम्प्लॉय रखा। कब रखा? 1/4/2019 को। और मैंने उससे कहा कि आप मुझसे सैलरी लेंगे, यानी कि मैं उसको सैलरी जो पे करूँगा वो हर महीने पे करूँगा 10,000 रुपये महीना। ठीक है, लेकिन 31/12/2019 तक मैंने जो उसकी सैलरी पे की वो कितनी थी? 90,000 रुपीज़, यानी कि 9 महीने की सैलरी। और इसके बाद भी वो इंसान, वो मेरा एम्प्लॉई मेरे ऑफिस आता रहा, लेकिन 31/3/2020 तक की उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी? पेंडिंग थी। वो क्या थी? पेंडिंग थी। तो ये कितने महीने हैं? ये 3 महीने हैं। तो इसका मतलब सैलरी पेंडिंग कितनी है? 30,000 रुपीज़। अब आपसे दोबारा से मेरा सवाल कि कौन सा अमाउंट, विच अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? नंबर 1, इज इट 90,000? नंबर 2, इज इट 30,000? और नंबर 3, इज इट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1,20,000 रुपीज़? तो क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले किया था, सिमिलर प्रिंसिपल हमारे पास में एक था, तो हमारा जवाब क्या है? 1,20,000। बच्चों हमेशा आप मानिएगा कि इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमें सैलरी कितनी देनी चाहिए थी उसको हमने रिकॉर्ड करना है, ना कि हमने उसको रिकॉर्ड करना है जो हम दे चुके हैं या फिर जो हमारे पास में बकाया रह गया है। तो हमारा जवाब क्या है? 1,20,000। इस साल के दौरान मेरे एक्सपेंसेस कितने थे? मेरे सैलरी कितनी थी, यानी कि मैंने जो सैलरी पे करनी चाहिए थी वो कितनी थी? 1,20,000 रुपीज़ थी। इसलिए मेरा अक्रूवल एजम्पशन भी क्या कहता है कि वही अमाउंट रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जो कि एक्चुअली इनकर्ड किए जा रहे हैं, ना कि जो कि पे किए जा रहे हैं या फिर जो आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया है। तो आप इस चीज़ को लिखिएगा, अक्रूवल मीन्स, हालांकि मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाया था लेकिन बावजूद इसके मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखवाना चाहता हूं। एक्रूवल मीन्स ए ट्रांजैक्शन is recorded in the books of account when it takes place and not when the settlement made। यानी कि जब आपका पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा, यानी कि फुल सेटलमेंट हो जाएगी, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा, इसी के साथ ही आप क्या कर देंगे? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे कि इस साल की जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपीज़ है। आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि 30,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि हमने पे तो कर दिया है
90,000 और रिकॉर्ड कर लिया है 1,20,000। बच्चों हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं या बिजनेस की इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं रिकॉर्ड करते कि हमने एक्चुअली खर्चा कितना किया या हमने एक्चुअली इनकम अर्न कितनी की। ठीक है जी। तो हमारे पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन एस्पेक्ट के अंदर भी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर भी हमने सेम ही बात देखी थी और अब भी हमने सेम ही चीज़ देखी है। तो देखने वाली बात यह है कि हमारे पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि भाई हम अपनी इनकम को जो है वो चेक करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में इनकम जो है वो ली जा रही है, जो इनकम है वो अर्न की जा रही है। अर्न बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इस वैल्यू पे कि भाई हमने कितनी इनकम रिसीव कर ली है। और इसके अपोजिट एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? एक्रूअल एजम्पशन कहती है कि भाई हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे इस वैल्यू पे कि हमने कितने एक्सपेंसेस इस साल बियर करने थे, ना कि इस वैल्यू पे कि हमने इस साल कितने एक्सपेंसेस पे किए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।